बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं और समीर चौगांवकर जी हैं। दो नए सर्वे आ गए हैं, उनकी बात आपको पहले बता दें। दो एग्जिट पोल, अभी बंगाल का बता रहा हूं आपको, उन्होंने बाकी और राज्यों का भी किया, उसको अगले हिस्से में करेंगे। अब टुडेज चाणक्य का एक सर्वे आया है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और इन्होंने तो बंपर जीत की भविष्यवाणी की है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी 192 सीटें जीत सकती है, 192। वहीं टीएमसी को मिल सकती हैं 100 सीटें और पार्टियों को इन्होंने 2 सीटें दी हैं। तो 192 सीटें दे रहा है टुडेज चाणक्य का सर्वे 294 में से भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, इन्होंने इसका कास्ट वाइज ब्रेकअप भी किया है, थोड़ी और डिटेलिंग हो जाएगी और हमारी बातचीत अच्छी हो जाएगी, उसको देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि बंगाल में मुसलमानों का भी 8% वोट बीजेपी को मिल सकता है। त्रिपाठी जी प्लीज डोंट रिएक्ट, अभी खबर पूरी बताने दी फिर रिएक्ट कीजिएगा। 8% मुसलमान भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। अब रुका नहीं जा रहा है उनसे तो। टीएमसी को 71% मुसलमान वोट मिलेगा, ऐसा इनका दावा है। दलित वोटर्स में बीजेपी को 67%, 67%, टीएमसी को 22% वोट मिल रहे हैं। ओबीसी वोट में बीजेपी को 61%, तृणमूल कांग्रेस को 27% वोट जा सकता है और शेड्यूल ट्राइब वोटर्स में 53% भारतीय जनता पार्टी के पास और 40% तृणमूल कांग्रेस के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब एससी, एसटी, ओबीसी का बड़ा वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हिंदू का वोट चला गया, मतलब सीधा हिंदू सभी, इसमें बस अगड़ों को छोड़ दें तो सभी आ गए। तो उसका और 8% मुस्लिम वोट भी उन्होंने कहा है और 71% मुस्लिम वोट टीएमसी को। क्या जो बात हो रही थी सैचुरेट हो चुका है मुस्लिम वोट टीएमसी की तरफ, तो इससे तो ज्यादा हो ही सकता था, लेकिन इससे ये 70% के करीब दे रहे हैं। वोट वाइब के एग्जिट पोल में बीजेपी को ये, अच्छा वोट वाइब का आपको बताता हूं, पहले इस पर ही हम लोग बात कर लें। तो 192, इसमें जो 190 का आंकड़ा ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बंगाल में माना जाता है 30% से ज्यादा आबादी जहां मुसलमानों की है, वो 20% से ज्यादा या 30% से ज्यादा, वो 100 सीटें मानी जाती हैं। बेसिकली जहां मुस्लिम वोटर का एक प्रभाव है, ऐसी 100 सीटें मानी जाती हैं। अगर उसको आप हटा दीजिए तो ये सर्वे मान रहा है कि बाकी सारी सीटें बीजेपी जीत रही है। मैं इस पर कल से चर्चा ये हो रही है कि वो सारी सीटें जहां कोई बहुत प्रभाव मुसलमान वोटर का नहीं है, वो सारी भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, 100% स्ट्राइक रेट के साथ निकाल ले जाएगी सीटें। तो ये तो बिल्कुल ही गजब होगा। ये चमत्कार की श्रेणी में होना चाहिए अगर वाकई 190 के पास बीजेपी पहुंचती है तो। त्रिपाठी जी नहीं, चमत्कार की श्रेणी में होगा। और अगर बंगाल के मिजाज से देखें तो वो लोग मतलब बहुत आसानी से, बहुत आराम से, बहुत रुक के, लेकिन जब पलटते हैं तो फिर एकदम से पलट देते हैं। मतलब ये सच है कि बंगाल के लोगों का। लेकिन अब उस एकदम से पलटने में बाधा क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पलटना अगर होगा तो मुस्लिम वोट तो उनके साथ नहीं जाएगा। अगर मुस्लिम वोट नहीं जाएगा तो 75 से 100 सीटें तो बिल्कुल माइनस हो ही गई। और 192 होने का मतलब एकदम वही हुआ कि सारी हिंदू ताकत वाली सीटें चली जाएं। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो सचमुच चिंता ये होनी चाहिए कि क्या ममता बनर्जी को 100 सीटें भी मिल पाएंगी, क्योंकि 75 से 100 हम इस आधार पर मुस्लिम सीटों पे कहते हैं कि मुस्लिम के साथ कुछ तो हिंदू आएगा। लेकिन अगर एकदम से ही जाएगा तब तो फिर क्या 192 और क्या 230, क्या 215, फिर तो कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि यह सर्वे जो कह रहा है कि भयानक, जिसको हम लोग एक शब्द आजकल नया चल गया है कि सुनामी आ गई है। सुनामी बड़ी खराब चीज होती है, लेकिन पॉलिटिकल संदर्भों में अच्छी होती है कि दूसरे को तहस नहस कर देती, खुद निकल जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति दिख रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे सर्वे ने जो इंडिकेशन है, दिशा ठीक पकड़ी हुई है, लेकिन ममता बनर्जी एकदम से साफ हो जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये कोई कम्युनिस्टों से इधर आ जाना नहीं है, ये तृणमूल से भाजपा आने का मतलब हुआ। भाजपा का जो एक बड़ा जो रेजिस्टेंस वाला मुस्लिम वोट बैंक है वो मुश्किल करेगा। और हो सकता है कि नंबर ये आए, लेकिन मुझे इससे कम नंबर आते दिखते हैं। मतलब मेरा अपना अनुमान है कि इस नंबर तक अगर जाएंगे तब तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तब तो क्या मुस्लिम सीटें, तब तो वो वाला हाल होगा कि संभल उत्तर प्रदेश में जीत गई, मुरादाबाद जीत गई, रामपुर जीत गई, तब ये हाल होगा। इसका मतलब 190 प्लस जाने का मतलब या 190 के पास जाने का मतलब भी ये है कि मुस्लिम हिंदू वोट जो है वो पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ चला गया। 70-75% मुस्लिम वोट, हिंदू वोट वो बीजेपी की तरफ जब चला जाए तब आप ऐसे नतीजों की उम्मीद कर सकते हैं। क्या वो मुमकिन है बंगाल के अंदर? ये बात तो ठीक है, बीजेपी को जो मिलता है वो हिंदू वोट में से ही मिलता है। 53% हिंदू वोट पर बीजेपी 2021 के चुनाव में भी खड़ी थी। वो 70% तक चला जाए तो ऐसा हो सकता है। देखिए, हम लोग बार बार यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को जीतने के लिए आवश्यक है कि हिंदू वोट कंप्लीटली पोलराइज करे। और जब हम कहते हैं कंप्लीट पोलराइज तो मतलब कि पिछली बार जो है वो एक
भारत के एक प्रतिष्ठित संस्थान ने कहा था कि 75% मुस्लिम जो है वो वोट किया है, टीएमसी के लिए किया है। इस बार का जो सर्वे, ये सर्वे दिखा रहा है कि 71% किया है। तो ये मान करके चलिए कि यदि हिंदू वोट 71%, 75% चली जाती है, तो जो आप आंकड़ा कह रहे हैं या टुडे चाणक्य, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। और मैं कह रहा हूं कि ये हुआ है ऐसा, इसका मेरे पास बस एक ही आधार है। कलकत्ता के अंदर पिछली बार 11 के 11 सीटों वो जीती थी। यदि आप कलकत्ता रीजन में आप देखेंगे, हुगली में देखेंगे, हावड़ा में देखेंगे, तो जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है 25%, 26%, 27% इस प्रकार से बढ़ा है। कुछ लोग अब कहते हैं कि भाई यदि आप पीछे का आंकड़ा निकाल दें तो इफेक्टिवली 3.5% ही जाता है। मैं बार बार कहता हूं हम पीछे का आंकड़ा को ले ही क्यों, अभी जो वर्तमान टोटल है हम उस पर मैथमेटिक्स करेंगे ना कि उसका 93% गया है या नहीं गया है, और उसका 93% या 85%, 87% है, तो 20% से लेकर के 26% जो वोट बढ़ा है इन इलाकों में, वो सारे के सारे वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन जिन सीटों पर हिंदू बनाम हिंदू वोट हो रहा था, जो अधिकांश सीटें थी सेकंड राउंड के पोल में भी, वो भारतीय जनता पार्टी इस बार सीटें जीत रही है। और ये जो सेकंड राउंड का है उसमें कम से कम 60 से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जो मेरे पास इनपुट है वो मैं कह सकता हूं कि संभल भी दोहराया जा सकता है बंगाल में। संभल जैसी घटनाओं से, यानी संभल जैसे जगहों से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी 8% मुस्लिम वोट भी दे रहा है वो सर्वे सर। देखिए, मैं तो उसको 1% भी मैं नहीं मानता हूं। ये सर्वे वालों के दिमाग की पता नहीं फिर कहां से फितूर आ जाता है, और भारतीय जनता पार्टी को भी आ जाता है। लेकिन मैं ये बात मानने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सर्वे मान लिया है, लेकिन मैं 8% मुस्लिम नहीं जा सकता। मैं बहुत इस मामले में साफ हूं कि भारत का मुसलमान हिंदू पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 1% भी वोट नहीं करती, उसका अपना काडर भी वोट कर दे तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, लेकिन हमेशा कभी कभी तो आदमी मन में भी मुस्कुराता ही है ना सर, तो थोड़ा बहुत तो ये हो सकता है ना, ऐसा कैसे होगा? ठीक है, हर वक्त अट्टहास नहीं करेगा, खुलकर नहीं हंसेगा, कभी कभी तो मन में मुस्कुराएगा थोड़ा। मुसलमान मेरे पास बूथ वाइज आंकड़े है, पॉसिबल इसलिए बोला हूं। ये पॉसिबल है, बिल्कुल कठिन तो है, कठिन है। चलिए ठीक है, एक मैं आपको बात सुना रहा हूं सौगत रॉय की, इसमें भी इशारा छुपा हुआ है, आप सुनिएगा इसको ध्यान से, इस बयान को। सौगत रॉय जी एग्जिट पोल्स पर कह रहे थे, उन्होंने कहा ये तो गेस वर्क है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, ये सब अपने मन में कर लेते हैं, गुणा भाग और सब जारी कर देते हैं। और ममता बनर्जी ने कहा था कि ये बीजेपी के दफ्तर से निकले हैं सारे एग्जिट पोल। वो एक बात और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बात भी गलत है जो माहौल बना के बताया जा रहा है कि इस बार बहुत वोट पड़ गया, बहुत वोट पड़ गया। उन्होंने कहा जितना पिछली बार पड़ा था उतना ही वोट पड़ा है, कोई नया वोटर, एक्स्ट्रा वोटर नहीं आया है। ये पोलिंग परसेंटेज एसआईआर की वजह से बढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग निकल के आए हैं वोट डालने के लिए। मैं एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूं, ये पूरा गेस वर्क है, इसे कुछ सच निकल के नहीं आता है। ऐसा मुझे लगता है कि देखिए 12% वोट कम हो गया, तो वही परसेंटेज अगले चुनाव में जैसा था वो बढ़ गया। समझिए कि 12% वोट कम हुआ और यहां 12% वोट ज्यादा हुआ, तो एक ही रहा। वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो हम मानते नहीं और वोटर भी ज्यादा नहीं निकला। अभी जबकि मैं देख रहा था एक डेटा और कि एक कैलकुलेशन ये भी आई है, पर कॉन्स्टिट्यूएंसी एवरेज आउट वैसे नहीं किया करना चाहिए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होती है, लेकिन फिर भी 294 जितना एक्स्ट्रा वोट पड़ा है उसको पर कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आप डिवाइड करेंगे तो रफली 9000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ गया है। 9000, तो वहां जहां 10,000 तक भी मार्जिन रहता था वहां सीधा सीधा उसका हिस्सा जो है 27 लाख एब्सोल्यूट नंबर है जो बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लोग कह रहे हैं ये भी एक किस्म का वही है। नहीं तो ये भी उनको क्यों कहना पड़ा कि वोट नहीं बढ़ा है? वोट बढ़ा है तो बीजेपी कह रही है हमारा वोट है ये, हमको परिवर्तन का वोट है ये, तो वो भी कह रहे नहीं वोट भी नहीं बढ़ा है। 27 लाख वोट बढ़ा है, और 27 लाख वोट उनको भी याद रखा कीजिए जिनको नहीं देने का मौका मिला जी। ये तो हमेशा रिकॉर्ड पर रखना ही चाहिए लोकतंत्र के लिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूँ कि कुछ करना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट का मैं वर्डिक्ट पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि वोटिंग राइट जो है फंडामेंटल राइट नहीं है,
समझे? तो इस पर भी कभी बहस होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। खैर वो अलग मुद्दा है। लीगल राइट है, फंडामेंटल। हाँ, फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है, तो स्टेट राइट्स में से शामिल किया गया उसको जी। नहीं, वो गंभीर मसला, उसको अलग तरीके से हमको देखना चाहिए। इसमें एक तो मैं बताऊँ, आपने 192 लिखा है टुडे चाणक्य के, इसमें ±11 है, तो ये 203 सीट्स का है। हाँ, वही है फिर तो, समझे? उनके हिसाब से 203 सीट है। बिल्कुल 203 तक जा सकती है। हाँ, ठीक है। तो Higher एक तो वो है, BJP। ठीक है। दूसरी बात जो आपने एनालाइज किया कि भाई 192 सीट्स बचती हैं जो हिंदू सीट्स हैं और वो 100% आए, इसका एक पक्ष और है। यदि आपने भारतीय जनता पार्टी की खासतौर से पोस्ट मोदी जो पॉलिटिक्स देखी है उसमें, और जब पोलराइजेशन की हम बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि रिवर्स पोलराइजेशन पर बहुत काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये जो 192 सीट्स मान लीजिए आती हैं टुडे चाणक्य के हिसाब से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी हिंदू डोमिनेंस वाली सीट्स हैं। इसमें से बहुत सारी सीटें माइनॉरिटी डोमिनेंस वाली सीटें होंगी जो आएंगी। और पिछले चुनावों को आप देखिए, एक जमाना था हम लोग मतलब 80 से हम लोग इलेक्शंस देख रहे, 84 से मैं देख रहा हूँ, 75 लोकसभा सीट्स थी जिनको स्पेशली माइनॉरिटी डोमिनेंस सीट माना जाता है, उसमें से 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है आज। तो माइनॉरिटी डोमिनेंस वाली सीटों को बीजेपी को जीतना ज़्यादा आसान हो गया है रिवर्स पोलराइजेशन करके। ठीक। ये नई टर्म भी उसी के बाद आई है, रिवर्स पोलराइजेशन। तो मैं इस पर नहीं जा रहा कि 192 आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई माइनॉरिटी डोमिनेंस वाली सीटें नहीं मिलने वाली भारतीय जनता पार्टी को, वो भी एक बड़ा हिस्सा है। दूसरा, मैं प्रोफेसर साहब की बात से और हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूँ कि 8% आपको नंबर कम लगता होगा कि माइनॉरिटी वोट्स बीजेपी को मिला है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है। इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है, खासतौर से वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में माइनॉरिटी वोट पूरी तरह से पोलराइज हुआ है और ये 71% नहीं 75% तो पिछली बार ही मिला था। ये 85% तक वोट जाएगा टीएमसी के पास। हाँ, और अगर हम लोग गलत भी हो सकते हैं, जब उन्होंने स्टडी किया है 8% वोट मुस्लिम्स का बीजेपी को मिलता है तो 225 सीट मिलेगी अगर वो भी जुड़ जाता है, वो भी जुड़ जाता है, तो वो मतलब वो वहीं नहीं पहुंच रहा, फिर तो कोई इस बात ही theoretical नहीं। पॉसिबिलिटी को आप खारिज नहीं करते कि 190 200 के राउंड भी बीजेपी जो भी जीत रही है, मतलब टीएमसी तो जा ही सकती है, बीजेपी भी जा सकती है अगर विजय जी ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि मालदा, मुर्शिदाबाद, हुबली, हावड़ा जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, जहां पर 41,000, 50,000, 60,000 ये सब मार्जिन रहा है टीएमसी को जीतने का। दक्षिण 24 परगना, दिनाजपुर में ये सब जो एरिया है, उसमें यदि मान लेते हैं कि 8% वोट यदि भारतीय जनता पार्टी को मिल भी जाती है तब भी जीतेगी वही भारतीय जनता पार्टी नहीं। थ्योरेटिकली पॉसिबल है ये 190 तक जाना भी। नहीं, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ, बदलाव यदि तय हो जाए तो कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि फिर कहां। समीर जी, आप टुडे चाणक्य पे भी बोलिएगा। एक वोट वाइब का सर्वे भी आया है अमिताभ तिवारी जी का, वो भी देख लेते हैं। वोट वाइब के एग्जिट पोल में बीजेपी को 143 से 163 सीटें मिली है, इनका 20 सीटों का मार्जिन है। और ये कमोबेश जो हमने मेट्राइज का सर्वे सबसे पहले आपको दिखाया था उसके आसपास जाता हुआ दिखाई देता है। टीएमसी को उन्होंने 127 से 147 सीटें जो है जाने का अनुमान लगाया है, तो ये एक नजदीकी मामला बता रहे हैं। ये तो क्लोज फाइट हो गई ना। कांग्रेस को 2 से 4 सीटें, अरे कांग्रेस को कुछ सीटें पहली बार देता हुआ मुझे दिखा सर्वे, 2 से 4 सीटें, और अन्य को 2 सीटों तक मैक्सिमम मिल सकती हैं। ये वोट वाइब का सर्वे है। तो दोनों ही प्रकार के सर्वे आपके सामने आज हैं। एक बहुत कॉशियस है जो बीजेपी को आगे तो दिखा रहा है लेकिन बहुत नजदीकी मुकाबले में, और एक बिल्कुल एक तरफा बीजेपी को जीत की ओर। इसको देखेंगे ये तो बोलने उससे पहले एक लाइन बोल दो इनकी परमिशन से। बहुत बार लोग जो है ना आजकल बड़ा कुछ प्लेयर जो है ना राजनीति में बड़े सेफ चलते हैं कि थोड़ा सा भी जरूरत होगी ना तो दाहिना पैर इधर रख देंगे, कभी जरूरत होगी तो बायां पैर इधर रख देंगे। अरे कुछ लोग तो सर चादर के नीचे रख लेते हैं पैर, वो दिखाते ही नहीं, वो भी बात है उस पे। नहीं, लेकिन आजकल उन लोगों की जो है ना, उन लोगों की लेकिन अच्छी चढ़ी हुई है। विजय जी हमसे कह देते हैं कि आपका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। इनकी सारी दिलचस्पी उस सर्वे में है जो हुआ ही नहीं। मैं बताऊंगा उसके बारे में। हाँ सर, पहले आप बोलिए। मुझे लगता है कि टुडे चाणक्य का जो सर्वे आ रहा है जिस हिसाब से इसमें दिखा रहा है कि भाई 71 मुस्लिम वोटर्स ने ममता को किया है, 8% भारतीय जनता पार्टी को किया मुसलमानों ने, और SC ST और OBC का जो परसेंटेज दिखा रहे हैं 63 67 के करीब, 58 के करीब, अगर ये रियलिटी में कन्वर्ट होता अगर लगता है कि इससे हुआ है तो मुझे लगता है कि 192 195 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीत सकती है। लेकिन मेरा भी आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी 175 के आसपास सीटों में रहने वाली है। और इस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू वोटर्स
फिर चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, अपर क्लास हो, सवर्ण हो, अगर हिंदू इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए निकला है और 92% की जो वोटिंग हुई है पहले फेज में और सेकंड फेज में 92% की वोटिंग हुई है और हिंदू वोटर अगर इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निकला है तो यह तय माने कि भारतीय जनता पार्टी को 175 से कम सीटें किसी स्थिति में नहीं मिलने वाली है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ मुस्लिम जिस तरीके से जुड़ा हुआ रहा है तो ममता बनर्जी भी 90 से 100 के बीच में रहेगी। तो यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर तरीके से इस बार प्रदर्शन करने जा रही है। आपका फिगर 170 था, अगर मेरा देखिए 70 से 175 के बीच में था। आप वहीं स्टैंड कर रहे हैं। हाँ, कि 170 175 भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत रही है। और जिस तरीके से तमाम सर्वे आए ग्राउंड लेवल पर, जिस तरीके से राष्ट्रीय सेवक संघ का फीडबैक दिल्ली पहुंचाया गया है, संघ जो अनुमान लगा रहा है वह भी यही कि 170 से 175 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और हिंदुओं का वोट मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिला, थोड़ा लिटिल टू मच लग रहा है, वो थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे। और मुझे लगता है महिलाओं ने इस बार 2% महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग करी बंगाल के अंदर। महिलाएं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार ज्यादा निकली है। अब भले ही वो महिला आरक्षण बिल का मामला हो या 3000 रुपए जिस तरीके से महिलाओं को देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है, महिलाओं का भी एक बड़ा वोट ममता बनर्जी से टूटा है और भारतीय जनता पार्टी के तो लिए आया कि महिलाओं ने 6-7% वोट महिला वोट का नुकसान टीएमसी को हो सकता है, सर्वे में आया था। अब बात उस सर्वे की जो हुआ नहीं, जिसके नतीजे नहीं आए, मूव नहीं होगा ना रिजल्ट। सीरियस नोट पे बात कर रहा हूं मैं। ये प्रदीप गुप्ता जी की एजेंसी एक्सिस माई इंडिया, एक थोड़ा सा करेक्शन करना था। देखिए मैं जा रहा था, इन्होंने रोक दिया मेरे को। मैं रोकिए मत, इसको हो जाने दीजिए, कह रहे उसके बाद थे रोक कर लीजिएगा। सौरभ जी ने कहा कि वो सर्वे जो हुआ और सर्वे घोषित करने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं, वो जो अब मैं बोलूं है ये कि अब और ऑन अ सीरियस नोट, प्रदीप जी हम सबके साथी हैं, हम सब मतलब हर इलेक्शन में उनसे बात होती है और उनकी एजेंसी देश की रेप्यूटेड एजेंसीज में से एक है, बड़ी एजेंसीज में से एक है, इसलिए और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा 80% से ज्यादा, इसीलिए लोग उस सर्वे का इंतजार करते हैं कि इलेक्शन में वो सर्वे आएगा। क्या वो सर्वे गलत नहीं हुआ? ये ऐसा भी नहीं है, वो सर्वे गलत हुआ है तो वो सर्वे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मैं एक दिन बाद जारी करूंगा। सब लोगों ने अपना एग्जिट पोल जो है वो 29 तारीख को ही दे दिया, उन्होंने कहा मैं 30 तारीख को दूंगा, मतलब कल। फिर कल एक्सिस माई इंडिया ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हम वो डेटा नहीं दे रहे हैं क्योंकि डेटा हमें रिस्पोंडेंट्स जवाब नहीं दे रहे। 10 में से 7 लोग खुल के जवाब नहीं दे रहे हैं हमारे सवाल का कि आपने किसको वोट किया, वो बता नहीं रहे। तो ऐसे में हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है एक डेटा इंटीग्रिटी की, वो पूरी नहीं हो रही है, वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही है, इसलिए हम ये सर्वे नहीं करेंगे। अब ऐसा करके एक्सिस माई इंडिया ने ये जितने सर्वे और आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन सबको संदेह के घेरे में डाल दिया, डाउटफुल बना दिया इनको, वोटर की तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जैसे डाउटफुल बना दिया था। फिर ये इनको रिस्पोंडेंट ने जवाब कैसे दे दिया? ये उसी बंगाल में घूम रहे हैं। मेथोडोलॉजी में इतना परिवर्तन हो सकता है, मान लिया कोई फोन पे बात कर लेता है, कोई ग्राउंड पे जाके बात करता है, सवाल पूछने का तरीका अलग हो सकता है हर सर्वे वाले का, लेकिन साइंस तो एक ही है। और वो वोटर जो इन 7 सर्वे वालों से बात नहीं इनसे बात कर रहा है, वो उनसे क्यों बात नहीं कर रहा? तो ये बड़ी अजीब सी बात थी, तो इसलिए हमने कहा कि इस पर बात करें। एनीहाउ उन्होंने सर्वे जारी नहीं किया। अब इसमें जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है वो ये, प्रदीप जी अगर समय देंगे तो उनसे और हम लोग क्लैरिफाई कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा जा रहा है कि या तो उनके सर्वे में ऐसा कुछ आया जो अब बताना जो है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो उनके लिए, इसलिए वो नहीं बता रहे। मैं कोई संदेह या कोई उनके ऊपर नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहने वाले ये बातें कर रहे हैं कि भाई क्या ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने टीएमसी की जीत दिखा दी थी और बाकी सब सारे एग्जिट पोल दूसरी दिशा में जा रहे हैं, तो उनको लगाओ वो कि भाई नहीं कुछ गलती हो गई, या तो ये दिख रहा हो, या कोई पॉलिटिकल दबाव तो नहीं है, कहने वाले ये भी कह रहे हैं। चुनाव है तो हर तरीके की बात करने वाले लोग मिल जाते हैं। क्या लगता है त्रिपाठी जी आपको? देखिए, मुझे तो मतलब इसमें कोई बहुत गंभीरता वाला मामला नहीं लगता है। एक लाइन की बात लगती है कि प्रदीप गुप्ता जी का कुछ कॉन्फिडेंस हिल गया है। सर्वे करने वाला अगर ये कहे कि हमें लोग नहीं बता रहे हैं, हम जो डेटा अच्छा नहीं बता रहे हैं, तो ये तो पहले ही नहीं बताया होगा ना। बिल्कुल 20-22 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा वो न्यूज़ में रहना चाहते हैं। प्रदीप जी की साख को झटका लगा, हालांकि उनको ऐसे इसको दिल पर नहीं लेना चाहिए था, लेकिन साख को झटका लगा तो उसको ठीक करने का एक तरीका उन्होंने ये निकाला कि सारे सर्वे की साख चौपट कर दो। वो कहा जाता है ना कि न खेलब न खेले देव, खेल बिगाड़ब। तो गुप्ता जी उस अंदाज में है कि प्रदीप जी कह रहे हैं खेल बिगाड़ब। अब ये पूरा चुनाव जिस तरह से चला है उसमें हमने पहली बार बंगाल में देखा कि सबसे ज्यादा लाउड एंड क्लियर वोटर है। इसके पहले क्या था? कम क्लियर था।
तो आप 21 में कैसे, 21 में तो ज्यादा हिंसा हुई, ज्यादा गड़बड़ हुई, लोग बोल नहीं रहे थे, डर रहे थे। और हर सर्वेयर ये जानता है कि चुनाव के वक्त मतदाता के बोलने का एक तरीका होता है। हर राज्य में ऐसे ही वो चुप रहता है, ऐसे ही बोलता है। आप सेट ऑफ पीपल बदल लेते, सैंपल दूसरा साइज कर लेते, कुछ और तरीका होता, लेकिन ये कुल मिला के अपने आप को रेलिवेंट बनाए रखने, न्यूज में बनाए रखने, और अपनी साख गई तो सबकी साख लेके डूबने के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखता है। मतलब साख क्या होती है भाई? अगर उनके पास डेटा आया और वो डेटा उनको सर्वे के बाद जो है उनको नहीं लग रहा, जनरल में अपना भी तो बस एक असेसमेंट होता है कि नहीं भी ये मुझे मेरे ही लोगों का किया हुआ काम मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो वो अलग बात हो सकती है। लेकिन उन्होंने जो वजह बताई है वो वजह विचित्र है कि लोग बात नहीं कर रहे। देखिए, एक तो ये कि उनकी क्रेडिबिलिटी, क्रेडेंशियल्स अभी तक तो अच्छे ही हैं। 80% उन्होंने सर्वे करवाए हैं, जो भी ओपिनियन, सीजन आदमी, सीनियर आदमी है, सीनियर आदमी है। लेकिन दो बड़े मौके हुए जो बिल्कुल कंट्रास्ट पर रहे उनके लिए। 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रहे, और हम लोगों ने देखा कि वो उस समय भी इमोशनल हो गए थे, डांस भी किया था, क्राई भी किया था, ये सब। और 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें बिल्कुल उल्टा हुआ, उस समय भी वो इमोशनल हो गए। खैर वो बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, आपने तो उनको हायर नहीं किया, आपने मतलब जिस भी कंपनी ने हायर नहीं किया, तो ये उनकी मर्जी है कि वो दिखाएं या ना दिखाएं। लेकिन ये सवाल था कि भाई वो ना दिखाएं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी बात से और सब लोगों के जो ये हैं एग्जिट पोल वो डाउटफुल हो गए। दूसरी बात, अभी हर्जी ने बहुत अच्छी बात की, 2021 के चुनाव में ज़्यादा हिंसा हुई थी, ज़्यादा वो महसूस था। आज की तारीख में चुनाव का जब परसेंटेज इतना बड़ा है, तो जब वोट देने निकल ही गया तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और सेफोलॉजी और ये जो सारा पूरा एक्सरसाइज है, ये केवल वोटर के बोलने पर निर्भर नहीं होता सर। यदि आप इस सिस्टम को देखें, मैंने स्टडी किया है, वो एनालिटिकल सिस्टम है। आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, आपकी सोशल सिस्टम की स्टडी, आपका सारी चीज़ों को मिलाकर वो एनालाइज किया जाता है। ये नहीं है कि 15 लोगों ने कहा था उससे ये आपका सर्वे बन जाता है। आप कितना स्मार्टली कर रहे हो, वो तो 0.1% है, तो वो सैंपल साइज से तो वो नहीं हो रहा। कितना स्मार्टली कर रहे हो, हाँ, कैसे करो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो सारी बातें। और उसमें प्रदीप जी बहुत मतलब सीजन लोग हैं कि उनको समझ में आ रहा होगा। वैसे तो मैं बताऊं प्रदीप जी, अगर सुन रहे हैं हमको, तो ये आप इसको, क्योंकि कल से बहुत लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं बहुत लोग, तो लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपको इस बात पर खुश होना चाहिए कि इतने लोग इंतजार कर रहे थे आपके सर्वे और इतनी बात हो रही है आपके सर्वे पे। क्रेडेंशियल्स की बात है। लेकिन मैं इसी पर तो टिप्पणी कर रहा हूं, वो सिर्फ न्यूज में बने हुए हैं। वरना कोई व्यक्ति कहे हम कल करेंगे, कल के बाद कल बताए कि हम नहीं करेंगे, जिसका काम ही ये है, जिसका काम ही। अब त्रिपाठी जी टीवी पे आके बोलते हैं और त्रिपाठी जी टीवी पे ना आने के बहाने खोजने लगे, तो क्या मतलब? हाँ, बस इसका मतलब है कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। इसका मतलब ये है कि हम डरने लगे हैं। भाई ये तो हो सकता है ना, रिजल्ट क्या होगा? दो ही चीज तो होगी ना, या तो चुनाव ममता जी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। अब कोई कहे कि नहीं हम ये बोलेंगे नहीं ना कि उनके भी या किसी के भी सर्वे हमेशा सही हुए हों, और उससे तो तय नहीं होगा। प्रोफेसर साहब, अच्छा देखिए, 2 दिन से किसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है? एक्सिस माई इंडिया के बारे में चर्चा हो रही है, या चाणक्य टुडे के बारे में चर्चा हो रही है, या बाकी मेट्राइज के बारे में चर्चा हो रही है? यदि चर्चा हो रही है पूरे देश में, यदि उत्सुकता यदि किसी के बने हुए, तो किसके बने हुए? उन्होंने अच्छा अपनी मार्केटिंग कर ली। एक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केटिंग के लिए ही उन्होंने किया होगा, लेकिन एक बात तो बहुत साफ है कि उनकी कंपनी का बहुत अच्छा भला मार्केटिंग हुआ है। अच्छे मेरे मित्र हैं, इसलिए बहुत माफ़ी के साथ मैं उनको बोलूँगा, पूछना चाहूँगा 2-3 सवाल। जो विजय जी ने कहा, इशारा भी किया, और हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाते हैं। आप मुझे बताइए कि यदि 7 लोग यदि नहीं बोल रहा है तो किसके डर से नहीं बोल रहा है? यदि नहीं बोल रहा है तो किसके डर से नहीं बोल रहा है? तो ये आकलन जो है, हम लोग ये कहते हैं पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें होता है क्या है कि हम आप ही के साथ घुले मिले हुए हैं, आपको पता नहीं लग रहा है कि हम क्या एक्चुअली हम कहीं बाहर के हैं, और हमने आपसे जानकारी ली कैसे। तो ये एक मेथोडोलॉजी का हिस्सा है जिसमें हम आपके साथ, आपको लगेगा नहीं कि मैं सर्वे कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, मैं कुछ आपसे उगलवाना चाहता हूं, नहीं, ऐसे ही नहीं। हम ऐसी बातचीत में किसको वोट दिया, किसको नहीं वोट दिया। बहुत लोग कहता है ये हमारा अपना निजी अधिकार है, मैं क्यों बताऊं। कोई बात नहीं, दूसरे से पूछ लेते, तीसरे से पूछ लेते, चौथे से पूछ लेते, आपका सैंपल साइज हो जाता। मुझे लगता है, और बहुत खुले तौर पे बोलूंगा, प्रदीप गुप्ता जी का आकलन में ऐसा हो सकता है कि टीएमसी विनिंग हो।
ठीक है, और उनको लगता है कि यदि हम ऐसा कर दिए और वाकई ये आंकड़े सही निकल आए तो हमको बाकी सर्वे के, हाँ बाकी सर्वे आए तो प्याज के साथ और भी चूज मिलेंगे हमको उस दिन। जो है वो 4 मई को रोज गालियां देंगे, लोग बोलेंगे। देखिए ट्रोल आर्मी तो दोनों साइड है ना, टीएमसी की तरफ भी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी सर है। समय की बात है। एक्चुअली दूसरा क्या है कि हम ये प्रदीप गुप्ता या एक्सेस में इंडिया पर डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन ये है कि उनके ऐसा कहने से फिर ये बात होगी कि आप फिर सर्वे पे बात क्या करें, फिर इन 8 सर्वे पे क्या बात करें अगर लोग बात ही नहीं कर रहे थे तो। कल से लोगों को डाउट होने लगा कि ये सारे एक कमेंट आपका। नहीं, मुझे लगता है कि प्रदीप गुप्ता जी का इतना लंबा अनुभव है, इसके इतने अनुभवी है कि तमाम चुनाव में उनका सर्वे वो करते रहे। उनके पास कोई ऐसी स्मार्ट तकनीक तो होनी चाहिए थी ना कि बंगाल के इस चुनाव के अंदर जब पूरी हिंदुस्तान उस चुनाव को बहुत क्लोजली देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी से बहुत गंभीरता से इस बार चुनाव को लड़ रही है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव को गंभीरता से लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी में इतनी क्लोज फाइट नजर आ रही है। ऐसे समय में अगर इतनी रेप्यूटेड एजेंसी अगर ये कह दे कि भाई हमें नहीं बताया गया, तो आपके पास तरीके तमाम होने चाहिए थे कि आप पता कर सको कि किस तरीके से आपको निकालना है। आप अपने इतने लंबे अनुभव के बाद, राजनीतिक अनुभव हो, सर्वे का अनुभव हो, तमाम मेथड्स को इंप्लीमेंट कर आप एक निष्कर्ष पर पहुंचते और जारी करते थे, कहते थे कि भाई हमें बहुत मुश्किल हुई, कोई बताने को तैयार नहीं था। उसके बाद भी हमने कोशिश की है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आओ और इस तरीके से हमने करके हमारे डाटा हम जारी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये पता कर उन्होंने बताया कि इतने साल करने के बाद भी तमिलनाडु पर जो उन्होंने दिया है वो बहुत बड़ा रिस्क लिया है। तमिलनाडु का जो प्रेडिक्शन है वो भी सारे सबसे अलग है। मैं वही कह रहा हूं कि वो अब जो उन्होंने विजय के बारे में बताया कि वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी, किसी ने नहीं ऐसा प्रेडिक्शन किया है। अब लोग उस और पर यदि भी कल जाकर के वो सही निकलता है तो उनका बल्ले बल्ले है। चलिए